हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज की नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों आज की क्लास में हम HP टैट मेडिकल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे, जो कि आपका 17 नवंबर 2024 को कंडक्ट करवाया गया था। तो उसमें जो हमारे पास साइकोलॉजी पोर्शन पूछा गया था उसको हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो भी चीज़ें यहाँ पर चाइल्ड साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंटल पैडागोजी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये आपके पास जो है वो पूछा जाता है। सारी चीज़ें आपके मतलब एक साइकोलॉजी के अंदर पोर्शन के अंदर जो है ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। तो इन सारी चीज़ों के बेस पे हमारे पास जो है वो 30 क्वेश्चंस जो हैं वो टैट में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो हमारा मेडिकल का टैट हुआ था उसमें जो 30 क्वेश्चंस हुए थे नवंबर 2024 में, वो हम आज की क्लास में देखने जा रहे हैं। तो जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने है, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो। अनदर टर्म फॉर रेनफोर्समेंट इज। तो रेनफोर्समेंट को क्या कहा जाता है? एक तो पुनर्वलन कहा जाता है और दूसरा सुदृढ़ीकरण कहा जाता है। तो अनदर टर्म कौन सी यूज की जाती है इस रेनफोर्समेंट के लिए? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, रिवॉर्ड इसे यूज किया जाता है इसकी जगह पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर इस चीज की डिटेल भी देख सकते हैं। इन साइकोलॉजी पर्टिकुलरली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग अ रिवॉर्ड। ऑपरेंट कंडीशनिंग क्यों बोला? क्योंकि ऑपरेंट कंडीशनिंग में ही हम रेनफोर्समेंट के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे उसके कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो रिवॉर्ड इज ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली विद रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट के बदले में हम रिवॉर्ड वर्ड का यूज कर सकते हैं। रेनफोर्समेंट इज एनीथिंग दैट इंक्रीज द लाइक्लीहुड ऑफ अ बिहेवियर। यानी कि रेनफोर्समेंट वो सारी चीजें हो सकती हैं जो कि व्यवहार में परिवर्तन ला सकती हैं। अकरिंग अगेन while a stimulus triggers a responses and the response is the behavior। जो stimulus है वो ट्रिगर करता है रिस्पॉन्स को and response जो है वो बिहेवियर को। and condition refers to the learning association। जो कंडीशनिंग हो रही है, जो अनुबंधन हो रहा है, वो लर्निंग के बीच में, अधिगम के बीच की एसोसिएशन को बता रहा है। A reward is a common type of positive reinforcement। जो है कॉमन टाइप है पॉजिटिव रेनफोर्समेंट का, सकारात्मक पुनर्वलन का। स्ट्रेंथन अ बिहेवियर बाय प्रोवाइडिंग अ डिजायरेबल आउटकम। जो बिहेवियर में क्या करती है, व्यवहार में जो है वो सकारात्मक परिवर्तन लाती है। तो ये था हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कि हम जो है रेनफोर्समेंट की जगह पर कौन सा यूज कर सकते हैं, रिवॉर्ड वर्ड यूज कर सकते हैं। अब आ जाते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है? द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी साइकोलॉजिकल टेस्ट आर वैलिडिटी एंड डैश। कि कोई भी अगर हमारे पास टेस्ट होता है, यानी कि जो इंपॉर्टेंट टेस्ट है किसी भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण की, दो सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं वैधता यानी कि वैलिडिटी, और दूसरी कौन सी होती है? तो दूसरी होती है हमारे पास रिलायबिलिटी। वैलिडिटी का मतलब होता है कि कोई चीज में कितनी वैधता है, रिलायबिलिटी है उसमें कितनी विश्वसनीयता है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आपके सामने यहाँ पर डिटेल भी मेंशन की हुई है। क्या कहा गया है? The two fundamental characteristics of a good psychological test are validity and reliability। Validity means the test measured what it is intended to measure। कि क्या आप मेजर कर रहे हो, क्या वो वैध है, सही है, नहीं है। रिलायबिलिटी का मतलब क्या है? द टेस्ट प्रोड्यूस्ड कंसिस्टेंट रिजल्ट, यानी कि वो जितनी बार आप उस चीज को कर रहे हो वो कंसिस्टेंट रिजल्ट आपको बता रहा है, एक ही रिजल्ट दे रहा है टाइम के साथ में, जितनी बार भी आप उसको कर रहे हो। एंड अक्रॉस डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन नॉर्म्स प्रोवाइड द बेसिस फॉर कंपैरिजन। जो है कंपैरिजन के लिए बेसिस प्रोवाइड करता है। सिंप्लिसिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी रिलेट to the test design, but validity and reliability are essential for the test accuracy and trustworthiness। यानी कि जो वैलिडिटी और रिलायबिलिटी है वो किसी भी टेस्ट की एक्यूरेसी के लिए और उसकी ट्रस्टवर्दीनेस के लिए जो है वो इंपॉर्टेंट होती है। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। फॉर्मूला टू कैलकुलेट IQ। IQ यानी कि इंटेलिजेंट क्वेश्चन को मेजर करने का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला होता है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। IQ क्या हुआ? इंटेलिजेंट क्वेश्चन। MA मेंटल एज, CA क्रोनोलॉजिकल एज, जिसको हम रियल एज भी कहते हैं। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। पीपल लॉस्ट टच विद द रियलिटी व्हेन दे आर डैश। जब वे डैश होते हैं तो लोग वास्तविकता से संपर्क खो देते हैं। कौन? साइकोपैथिक होते हैं, साइकोटिक होते हैं, मैनिक होते हैं या न्यूरोटिक होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी, साइकोटिक करेक्ट आंसर होगा कि जब वे क्या होते हैं? साइकोटिक होते हैं, तो वो क्या कर देते हैं? संपर्क खो देते हैं। ये हमने यहाँ पे बताया किसके साथ? जो मतलब हमारा जो वास्तविकता है, जो रियल चीजें होती हैं उनके साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस चीज को याद रख सकते हो। साइकोटिक क्या बोला है? इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस अ ब्रेक फ्रॉम रियलिटी, जो वास्तविकता है उनसे ब्रेक हो जाती हैं, अलग हो जाते हैं। ऑफन कैरेक्टराइज्ड बाय हेलुसिनेशंस, डिल्यूजन्स एंड डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग। इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? उनको हेलुसिनेशंस होते हैं, डिल्यूजन्स होते हैं, डिसऑर्गेनाइजिंग, उनकी जो थिंकिंग है वो डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाती है। साइकोपैथी के बारे में भी हमने देखा था, साइकोपैथिक भी यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन था। तो साइकोपैथिक किसे बोला जाता है? इज अ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये जो है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, कैरेक्टराइज्ड बाय द लैक ऑफ एम्पैथी, जिसमें जो है दूसरों के प्रति लैक ऑफ एम्पैथी एंड एंटी सोशल बिहेवियर होता है, लोगों के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं हम करते हैं। मैनिक का मतलब क्या है? मैनिक का मतलब है रेफर्स टू अ स्टेट ऑफ एलिवेटेड मूड एंड एनर्जी, जिसमें हमारी एनर्जी और जो मूड है वो एलिवेट हो जाता है। ठीक है, ऑफन सीन इन बाइपोलर डिसऑर्डर, इनमें जो है वो बाइपोलर डिसऑर्डर भी जो है वो देखने को मिलता है। न्यूरोटिसिज्म जो है एक पर्सनैलिटी ट्रेट है, कैरेक्टराइज्ड बाय, जिसमें एंग्जाइटी होती है, वरी होती है, इमोशनल इंस्टेबिलिटी होती है, कि जिसमें पर्सन के इमोशंस जो है वो इनस्टेबल होते हैं, स्टेबिलिटी नहीं होती है। while distressing is typically does not involve a loss of touch with reality। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या था? साइकोटिक, जो कि वास्तविकता के साथ में संपर्क को खो देते हैं। और दोस्तों, अगर आप लोगों को एक जगह पर सारी चीजों को पढ़ना है, जितनी सारी चीजें यहाँ पे आप लोगों ने देखी, इन सारी चीजों को डीप डाउन अगर आप लोगों ने स्टडी करना है, तो दोस्तों आप जो है वो कोर्स को परचेज कर सकते हो। एक नंबर मैंने आप लोगों के सामने स्क्रीन पर दिया है 7018186561। इस नंबर पर आप जो है कॉल कर सकते हो। और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को एप्लीकेशन का लिंक भी दिया हुआ है, उस लिंक के थ्रू भी आप कोर्स को परचेज कर सकते हो। और वहाँ से अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो सिर्फ रिकॉर्डेड क्लासेस को लेना चाहता है, तो आप रिकॉर्डेड क्लासेस भी परचेज कर सकते हो। अगर आप लाइव क्लासेस को अटेंड करना चाहते हैं तो आप लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, और इस कोर्स में आप लोगों को लाइव क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी। लाइव क्लासेस के अलावा आप लोगों को रिकॉर्डेड भी दी जाएंगी। रिकॉर्डेड के अलावा आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराए जाएंगे और आपको गाइडेंस जो है वो 24 आवर रहेगी। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट कोर्स की फीस की बात करें तो कंप्लीट कोर्स की फीस रहेगी आपकी 3000 रुपीज। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? विच टर्म रेफर्स टू द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। क्या बोला गया है? कौन सा शब्द माता पिता से संतानों तक आनुवंशिक जानकारी के संचरण को संदर्भित करता है? इवोल्यूशन करता है, अडप्टेशन करता है, हेरिडिटी करता है, या एक्वायर्ड ट्रेट्स? एक्वायर्ड ट्रेट्स का मतलब होता है अर्जित, तो ऐसे क्या कहेंगे हम? हेरिडिटी, यानी कि आनुवंशिकता। माता पिता से बच्चों के अंदर गुण ट्रांसफर होते हैं ना, बोला जाता है, तो इसको हम क्या कहेंगे? हेरिडिटी कहेंगे। हेरिडिटी इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस, ये एक जैविक प्रक्रिया है, बाय विच जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स आर पास्ड डाउन फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग मीन्स उनके जो बच्चे हैं उनमें ट्रांसफर होते हैं। इवोल्यूशन का मतलब क्या है? इवोल्यूशन जो है एक चेंज है, किसमें? हेरिटेबल ट्रेट्स के अंदर जो चेंज है ओवर जनरेशंस, जनरेशन टू जनरेशन उनके हेरिटेबल चीजों में चेंज। जैसे आपने देखा कि बोला जाता है बंदरों से इंसान बने, तो उनके अंदर जो है वो इवोल्यूशन की बात करते हैं कि क्या इवोल्यूशन हुआ। अडप्टेशन क्या है? अडप्टेशन है एडजस्टमेंट करने की, समायोजन करने की प्रक्रिया। टू अ न्यू एनवायरनमेंट, नए वातावरण में समायोजन करने की प्रक्रिया। एक्वायर्ड ट्रेट्स क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है डेवलप्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम
के अंदर ये जो है वो डेवलप होती है पूरे लाइफ में, दैट आर नॉट पास्ड डाउन जेनेटिकली, जो कि जेनेटिकली जो है वो पास डाउन नहीं होती है। ठीक है, अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। Environmental factors can influence the expression of certain genes. This phenomena is known as पर्यावरणीय कारक। एनवायरमेंटल फैक्टर कुछ जीनों की अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकते हैं। इस घटना को इस रूप से जाना जाता है कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन कहेंगे, म्यूटेशन कहेंगे, एपिजेनेटिक्स कहेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो एनवायरमेंटल फैक्टर कैन इन्फ्लुएंस द एक्सप्रेशन ऑफ सर्टेन जीन्स, पर्यावरणीय कारक जो कुछ जीनों को की अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकते हैं, कुछ जीन की अभिव्यक्ति को। उस चीज को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है, हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, एपिजेनेटिक। आप यहाँ पर इस चीज की डिटेल भी देख सकते हो, हर क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन आप लोगों को प्रोवाइड कराई गई है। एपिजेनेटिक्स क्या था? स्टडी ऑफ हेरिटेबल चेंजेस, जो हेरिडिटी की वजह से चेंज होते हैं इन जीन एक्सप्रेशन दैट डू नॉट इन्वॉल्व अल्टरेशंस टू द अंडरलाइंग डीएनए सीक्वेंस। Environmental factor, lifestyle and experiences can cause chemical modification around genes that turn them on or off, influencing their expressions. Genetic modification and engineering क्या है? Involve directly altering the DNA sequence. ये directly जो genetic modification है और जो engineering है, genetic की engineering, इसमें directly altering होती है DNA के sequences में। Mutation क्या है? Is the change of DNA sequence itself. Mutation होती है जिसमें DNA change होते हैं खुद से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेरिडिटरी ट्रेट्स? वंशानुगत विशेषता का एक उदाहरण। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, फियर ऑफ वाटर, पानी से डर, कलर ऑफ आईज या हीरोफाइट। तो यहाँ पे वंशानुगत विशेषता का एग्जाम्पल यानी कि हेरिडिटरी ट्रेट्स कौन सा है जो कि हमें अपने पेरेंट्स से मिलता है? तो वो होगा कलर ऑफ आईज। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, कलर ऑफ आइज जो है एक हेरिटेबल ट्रेट हमारे पास। इज द क्लासिकल एग्जांपल ऑफ हेरिडिटरी ट्रेट्स डिटरमाइंड बाय जीन्स, जो कि जीन से डिटरमाइन किया जाता है। इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स, जो कि पेरेंट्स से हमें मिलता है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी किससे जो है वो सीखी जाती है? एनवायरमेंट से, लर्न थ्रू एनवायरमेंटल इंटरेक्शन। फियर ऑफ वाटर, इसको क्या बोलेंगे? जो किसी चीज से फियर होता है उसको फोबिया बोलते हैं। टू बी लर्नड और बी रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंसेस, ये हमारे एक्सपीरियंस यानी कि अनुभवों का रिजल्ट होता है। हीरोफाइट क्या होता है? ये एक बिहेवियर है, नॉट अ बायोलॉजिकल ट्रेट। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास मैंने आपको करेक्ट बता दिया कौन सा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्वायर्ड ट्रेट्स? कौन सा एक अर्जित ट्रेट है? आई कलर को अर्जित किया जाता है, अर्जित होता है जो खुद से हम बाद में अर्जित करते हैं। ब्लड टाइप को ये हमारे पेरेंट्स से, आई कलर भी पेरेंट्स से है, हाइट भी हमें जो है बोलते हैं ना, अगर किसी के पेरेंट्स लंबे हैं तो बच्चे भी लंबे होंगे, किसी के छोटे हैं, तो इस तरीके से चीजें कुछ परसेंट पे होती हैं। तो यहाँ पे जो सन टैन है वो अर्जित की जाती है, एनवायरमेंट से मिलती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। द स्टडी ऑफ हाउ जीन्स एंड एनवायरमेंट इंटरेक्ट टू इन्फ्लुएंस रेट इज कॉल्ड। जीन और पर्यावरण दर को प्रभावित करने के लिए कैसे बातचीत करते हैं, इसका अध्ययन कहा जाता है। यानी कि दोनों जो जीन्स और एनवायरनमेंट है, दोनों के बीच की इंटरेक्शन को क्या कहा जाता है? जेनेटिक्स कहा जाता है, इकोलॉजी कहा जाता है, इथोलॉजी कहा जाता है, या जीन एनवायरमेंटल इंटरेक्शन कहा जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, जीन एनवायरमेंटल जो आपकी इंटरेक्शन है। यही बोला था ना यहाँ पे, जीन्स के बीच में और एनवायरनमेंट के बीच में इंटरेक्शन, तो जीन एनवायरमेंटल इंटरेक्शन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, बाकी ऑप्शंस को भी आप यहाँ पर देख सकते हो, सारी ऑप्शंस आप लोगों को यहाँ पे बताई होती हैं। द स्टडी ऑफ हाउ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस, जो आपकी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस है और एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, इंटरेक्ट टू शेप an individual's trait and behavior is specifically called gene environmental interaction। जेनेटिक थी एक ऑप्शन, तो जेनेटिक किस चीज के ऊपर फोकस करती है? जीन्स के ऊपर। तो जेनेटिक फोकसेस ऑन जीन्स themselves,
इकोलॉजी में स्टडी करते हैं हम ऑर्गेनिजम्स को, जीव को और उसके एनवायरनमेंट को, और इथोलॉजी में क्या करते हैं स्टडी, हम एनिमल के बिहेवियर को हम यहाँ पर स्टडी करते हैं, एनिमल के बिहेवियर को के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन इन अ पॉपुलेशन? समष्टि में आनुवंशिक भिन्नता का मुख्य स्रोत क्या है? जेनेटिक वेरिएशन इन पॉपुलेशन, ठीक है, तो म्यूटेशन है, नेचुरल सिलेक्शन है, जेनेटिक ड्रिफ्ट है या जीन फ्लोर है। तो व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन इन अ पॉपुलेशन? पॉपुलेशन में मुख्य स्रोत क्या है आनुवंशिक विभिन्नता का? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे क्या है, म्यूटेशन है। अब यहाँ पर बाकी ऑप्शंस के बारे में भी देख लेते हैं। तो म्यूटेशन क्या है? इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ न्यू जेनेटिक वेरिएशन इन अ पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, उनमें जो जेनेटिक वेरिएशंस आ रही हैं, न्यू जेनेटिक वेरिएशंस है, उसको हम म्यूटेशन बोल रहे हैं। म्यूटेशन आर रैंडम चेंजेस इन द डीएनए सीक्वेंस, जो एकदम से चेंजेस आते हैं उसको हमने बोला दैट कैन क्रिएट, वो क्या क्रिएट करते हैं, न्यू एलील्स, यानी कि डिफरेंट वर्जन ऑफ डिफरेंट टाइप के जो वर्जन हैं जीन्स के वो क्रिएट करते हैं। नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड जीन फ्लो एक्ट्स ऑन existing genetic variations but they do not create a new variations। ये सारे new variations को generate नहीं कर सकते हैं। gene flow is not a recognized genetic term, वो एक genetic term नहीं है gene flow, बाकी है वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ पे क्या कहा गया है, the field of study that investigate the influence of environmental factor on gene expression is known as, यानी कि जीन अभिव्यक्ति पर पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव की जांच करने वाले अध्ययन के क्षेत्र को किस रूप में जाना जाता है? जहां पर हम इन्वेस्टिगेट करते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर ऑन जीन एक्सप्रेशन पर, उसकी अभिव्यक्ति पर पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव की जांच करने वाले अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीनोमिक्स कहा जाता है, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स कहा जाता है, एनवायरमेंटल जेनेटिक्स कहा जाता है या इकोलॉजिकल जेनेटिक्स कहा जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसको क्या कहा जाता है यहाँ पर, इन एनवायरमेंटल जेनेटिक्स कहा जाता है, क्योंकि किससे रिलेटेड है, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर, तो एनवायरमेंटल फैक्टर है तो एनवायरमेंटल जेनेटिक्स से ही रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। डिटेल आप यहाँ पे और देख सकते हैं इस चीज की क्या क्या कहा गया है। The field of study that specifically investigate the influence of environmental factor or gene expression is called environmental genetics। while जो यहाँ पे जीनोमिक्स दिया था, एक ऑप्शन आपके पास यहाँ पर जो है वो जीनोमिक्स भी थी। तो जीनोमिक्स क्या बताता है? जीनोमिक्स स्टडी द एंटायर जीनोम। जीनोमिक्स में हम एक एंटायर जीनोम के बारे में स्टडी करते हैं। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स किस चीज के ऊपर फोकस करता है? मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स फोकसेस ऑन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ जीन्स। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स जो है स्ट्रक्चर के बारे में, फंक्शन के बारे में, जीन एट अ मॉलिक्यूलर लेवल पे वो स्टडी करता है। इकोलॉजिकल जेनेटिक किस चीज के बारे में स्टडी करता है? इकोलॉजिकल जेनेटिक्स स्टडीज जेनेटिक वेरिएशंस इन अ नेचुरल पॉपुलेशन इन रिलेशन टू देयर एनवायरनमेंट के रिलेशन में। Environmental genetics is the most direct fit for the influence of environmental और gene expression। ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। सारी ऑप्शंस मैंने यहाँ पे आप लोगों को बता दी, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के बारे में भी, जिसमें हम जो स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में स्टडी करते हैं जीन्स के, मॉलिक्यूलर लेवल भी देख लिया हमने, एंड इकोलॉजिकल जेनेटिक्स जो है वो स्टडी करती है आपकी जेनेटिक वेरिएशंस इन अ नेचुरल पॉपुलेशन के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। ये सारी चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ शेयर्ड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस? निम्नलिखित में से कौन सा साझा पर्यावरण प्रभाव का एक उदाहरण है? कल्चर अपब्रिंगिंग, जेनेटिक म्यूटेशन, पर्सनल एक्सपीरियंसेस, यूनिक पर्सनैलिटी ट्रेट्स। तो साझा पर्यावरण प्रभाव यानी कि शेयर्ड एनवायरमेंटल इफेक्ट कहां पर साझा करने को देखते हैं? जो हमारी संस्कृति होती है उसमें आते हैं, जो शेयर्ड एनवायरमेंटल है ना, कहां पे? कल्चर में आती है ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। कल्चर के माध्यम से हम चीजों को जो है वो क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं हमारे वातावरण को, एनवायरनमेंट को, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच कंट्रोल्स ब्रीदिंग एंड डाइजेशन द पोर्शन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड डैश। जो शरीर के हिस्से को श्वास और पाचन को नियंत्रित करता है उसे क्या कहा जाता है? ऑटोनॉमिक कहा जाता है, लीनियर सर्किट कहा जाता है, एक्सॉन कहा जाता है, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऐसा पोर्शन है जो शरीर के हिस्से और श्वास और पाचन को कंट्रोल करता है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। उसको ऑटोनॉमिक कहा जाता है, मतलब वो किसको कर रहा है? जो श्वास और पाचन है, डाइजेशन है, उन सभी चीजों को कंट्रोल करता है। बाकी ऑप्शंस भी हम यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा बहुत। ऑटोनॉमिक आप लोगों को पता चल गया। जो ब्रीदिंग एंड डाइजेशन आर लार्जली कंट्रोल्ड बाय द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम विच रेगुलेट इनवॉलंटरली बॉडीली फंक्शंस, जो है ये यहाँ पे रेगुलेट करते हैं। एक लीनियर सर्किट दिया था, इज एन इलेक्ट्रिकल टर्म है ये लीनियर सर्किट। और जो एक्सॉन है ये न्यूरॉन का एक पार्ट है। अगर आपसे इस तरीके से पूछा गया होता तो आप वहां से इस तरीके से इस चीज को बता सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इन पार्ट ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल प्रोसीजर्स आर बेस्ड। क्लासिकल कंडीशनिंग पर आंशिक रूप से निम्नलिखित में से कौन सी नैदानिक प्रक्रियाएं आधारित हैं? टू चेयर टेक्निक है, टोकन इकोनॉमी है, ट्रांसफरेंस है, सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन है। तो कौन सा जो है वो आंशिक रूप से निम्नलिखित में से नैदानिक प्रक्रियाओं पर आधारित है? क्लासिकल कंडीशनिंग पर पूछा है, तो कौन सा हो जाएगा हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा सा यहाँ पे इस चीज की डिटेल के बारे में देख लेते हैं क्या कहा गया है। ये जो सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन है ये एक बिहेवियरल थेरेपी है, व्यवहार से संबंधित एक थेरेपी है, टेक्निक है, जिसको ट्रीट करने, किस चीज को ट्रीट करने के लिए? जो फोबियाज होते हैं, डर होते हैं, जो एंजाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं, उसको ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग के सिद्धांतों पर। क्लासिकल कंडीशनिंग के प्राचीन अनुबंधन के सिद्धांतों पर आधारित होती है ये। यहाँ पे स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, काउंटर कंडीशनिंग where the fearful stimulus is paired with the relaxation responses to break the association between the stimulus and fear। जो स्टिमुलस, उद्दीपक और फियर के बीच में जो एसोसिएशन हुई है उस चीज को तोड़ने के लिए, क्योंकि उस किसी को डर ना लगे, उस चीज के लिए होती है। टू चेयर टेक्निक किसके ने दी थी? ये जो टू चेयर टेक्निक है ये रिलेट करती है आपकी गेस्टॉल्ट थेरेपी से रिलेटेड। टोकन इकोनॉमी आपके जो है वो ऑपरेंट कंडीशनिंग से रिलेटेड है। ट्रांसफेरेंस जो है आपकी साइकोडायनामिक थ्योरी से रिलेटेड है। अगर आपको बाकी ऑप्शंस पता है तो आप एलिमिनेट करके भी इन चीजों को चूज कर सकते हो। तो ट्रांसफेरेंस है आपकी साइकोडायनामिक से, और उसके अलावा आपकी टोकन इकोनॉमी है ऑपरेंट कंडीशनिंग से, टू चेयर टेक्निक है गेस्टॉल्ट थेरेपी से। बच गई हमारे पास यहाँ पे सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन, ये है आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 15। क्या कहा गया है? What kind of conditioning did Watson experiment with? वॉटसन ने किस तरह की कंडीशनिंग के साथ प्रयोग किया है? क्लासिकल कंडीशनिंग के साथ, ऑपरेंट कंडीशनिंग के साथ, एयर कंडीशनिंग के साथ, सोशल कंडीशनिंग के साथ। तो इन्होंने किस चीज के ऊपर किया है? कंडीशनिंग बात कर रहे हैं हम यहाँ पर किसकी? वॉटसन की। तो वॉटसन और स्किनर साथ में नाम लिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर पैवलोव जो है वो नाम साथ में लिए जाते हैं। तो क्लासिकल कंडीशनिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वॉटसन ने भी जो है वो व्यवहार के ऊपर परिवर्तन करने के बारे में जो है वो बात की है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। जॉन बी वॉटसन इज फेमसली एसोसिएटेड विद द लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था, which demonstrated that emotional responses could be classically conditioned in humans. He applied the principle of classical conditioning का जो principle है इन्होंने दिया था as discovered by, जैसे कि डिस्कवर इवान पैवलोव ने डिस्कवर किया था उस तरीके से ह्यूमन बिहेवियर को। ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है एसोसिएट करता है बी एफ स्किनर से। एयर कंडीशनिंग जो है ये एक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम है।
सोशल कंडीशनिंग रेफर्स टू द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल एनवायरनमेंट ऑन बिहेवियर, सामाजिक पर्यावरण से संबंधित एनवायरनमेंट उससे जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच स्टेज इज प्रोफाउंडली डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स इन द कैरेक्टर ऑफ इट्स स्कीमा, कौन सा चरण अपने स्कीमा के चरित्र में दूसरों से गहराई से अलग है? सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो वो स्कीमा के थ्रू जो है वो दूसरों से डिफरेंट है, दूसरों से अलग है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, जिसे हम क्या कहेंगे, सेंसरी मोटर स्टेज हमारा करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो स्कीमा के माध्यम से जो है वो दूसरों से अलग होता है। अकॉर्डिंग टू पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, द सेंसरी मोटर स्टेज, ये बर्थ से अप्रोक्सीमेटली 2 years तक चलता है, इज प्रोफाउंडली डिफरेंट बिकॉज इन्फेंट प्राइमरली इंटरेक्ट विद द वर्ल्ड थ्रू देयर सेंसेस, कि बच्चा जो है वो शुरुआत में अपनी जो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो है वो संसार से टच में रहता है, एंड जो उसके मोटर एक्शंस होते हैं, जो उसके हाथ पैर जहां पे वो चला रहा है, their schemas are based on these physical interactions, उसके जो schemas हैं वो किस चीज के ऊपर बेस्ड होते हैं, जो उसकी सामाजिक अंतः क्रिया होती है, फिजिकल इंटरेक्शंस होते हैं। और जो बाद की स्टेजेस होती हैं, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इन्वॉल्व इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्स जो मेंटल ऑपरेशंस होते हैं उनसे रिलेट होती हैं, एंड सिंबॉलिक थॉट्स विच आर क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम द सेंसरी मोटर स्टेज से वो बिल्कुल ही डिफरेंट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहां पर, विच ऑफ द व्हाट इज द सेंट्रल आउटकम फॉर सेंसरी मोटर इंटेलिजेंस, संवेदी मोटर बुद्धि का केंद्रीय परिणाम क्या है? द कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज ऑफ रियलिटी, नॉलेज ज्ञान की वास्तविकता के रियलिटी को कंस्ट्रक्ट करना, मटीरियल जो आर्टिफैक्ट्स है उनको कंस्ट्रक्ट करना, स्कीमा को कंस्ट्रक्ट करना, इक्विलिब्रेशन यानी कि संतुलन को कंस्ट्रक्ट करना। तो व्हाट इज द सेंट्रल आउटकम क्या है सेंसरी मोटर स्टेज का? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रल आउटकम का क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्ट करना, नॉलेज ऑफ रियलिटी, ज्ञान की वास्तविकता को कंस्ट्रक्ट करने के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। The central outcome of the sensory motor stage, according to Piaget, is the development of a basic understanding of the world and the beginning of a sense of object permanence, the understanding that objects continues to exist when they are not visible. This is the foundation for the child later construction of knowledge or reality, while schema are constructed during this stage. जो schema है construct होता है इस stage में, the outcome is the resulting understanding of the world, जो outcome होती है, जो भी आपको इस जो भी संसार के प्रति आपको जो समझ होती है, और equilibration क्या है, प्रोसेस है बैलेंस करना, जो assimilation और accommodation के बीच की बात है। ठीक है, अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, definition of abnormality which includes unhappiness contain dash aspect, असामान्यता की परिभाषा जिसमें दुख शामिल है में डैश दृष्टिकोण है, उसको क्या कहेंगे? जिसमें हमारे इंक्लूड है अनहैप्पीनेस, तो उसे क्या कहा जाएगा? डेवियंस कहा जाएगा, डिसफंक्शन कहा जाएगा, डेंजर टू सेल्फ और अदर्स या डिस्ट्रेस कहा जाएगा। तो जिसमें दुख शामिल है, असामान्यता की परिभाषा बोल रहे हैं हम, वो क्या है? जिसमें दुख शामिल है में डैश दृष्टिकोण को दर्शा रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? तनाव है एक टाइप का, यानी कि जिसको हम क्या कहेंगे? डिस्ट्रेस कहा जाता है तनाव को। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, और डिस्ट्रेस का मतलब क्या हुआ? हमारा तनाव हुआ। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों के सामने सारी चीजें हैं। डिस्ट्रेस क्या है? इज द कंटेक्स्ट ऑफ डिफाइनिंग एबनॉर्मेलिटी इन साइकोलॉजी में जब हम किसी एबनॉर्मेलिटी को दर्शाते हैं तो उसे डिस्ट्रेस बोलते हैं, तनाव बोलते हैं। रेफर्स टू द सब्जेक्टिव फीलिंग्स ऑफ अनहैप्पीनेस, इसमें जो सब्जेक्टिव फीलिंग्स होते हैं जो चेंज होते रहते हैं, मतलब अपने अकॉर्डिंग, है ना, जैसा किसी की फीलिंग्स है उसके अकॉर्डिंग। और एंग्जाइटी, डिप्रेशन और अदर नेगेटिव इमोशंस दैट कॉज सफरिंग टू द इंडिविजुअल। ठीक है, डेवियंस भी था आपके पास। डेवियंस रेफर करता है बिहेवियर को दैट कंसीडर आउटसाइड ऑफ सोसाइटल नॉर्म, जो सोसाइटल नॉर्म्स के बाहर होते हैं।
डिसफंक्शन क्या है, रेफर्स टू द इम्पेयरमेंट इन डेली फंक्शनिंग को जो नहीं कर पाता है उसको हम डिसफंक्शनिंग बोलेंगे। डेंजर रेफर्स टू द पोटेंशियल हार्म टू वंस टू अदर्स, जब किसी को खुद को जो है किसी और से खतरा हो उसको डेंजर बोलेंगे। वाइल एबनॉर्मेलिटी कैन इन्वॉल्व एनी ऑफ दीज, इन्वॉल्व कर सकते हैं इन सारी चीज़ों में। अनहैप्पीनेस डायरेक्टली अलाइन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रेस, जो हम अनहैप्पीनेस की बात करते हैं, दुख होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्ट्रेस कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट हैज इवॉल्व्ड अकॉर्डिंग टू द जॉन बॉल्वे। जॉन बॉल्वे के अनुसार बाल विकास का पहलू क्या विकसित करता है, यहाँ पे ये बताया हुआ है, विकसित हुआ है। द इमोशनल बॉन्ड बिटवीन इन्फेंट एंड केयर गिवर्स, द एबिलिटी टू मूव इंडिपेंडेंटली, सेपरेशन फ्रॉम केयर गिवर्स, द डिजायर टू बी अ मदर। यानी कि इमोशनल बॉन्ड जो बच्चा होता है और जो केयर गिवर्स होते हैं उनके बीच का जो बॉन्ड है, जॉन बॉल्बी बोल रहा है कि बाल विकास का पहलू क्या विकसित हुआ है, जो आपका बाल विकास है, चाइल्ड डेवलपमेंट है, उस पहलू में क्या विकसित हुआ है। या एबिलिटी टू मूव इंडिपेंडेंटली, कि इंडिपेंडेंटली वो मूव करता है। सेपरेशन फ्रॉम केयर गिवर्स, जो उसके देखभाल करने वाले हैं उनसे सेपरेशन होना। डिजायर टू बी अ मदर, मतलब एक माँ की इच्छा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इन्फेंट एंड केयर गिवर्स। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, जॉन बॉल्वे इज द बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क ऑन द अटैचमेंट थ्योरी। ठीक है, ये याद रखना किस चीज के लिए जाना जाता है, अटैचमेंट थ्योरी के लिए। अकॉर्डिंग टू जॉन बॉल्वे द डेवलप्ड ऑफ अ सिक्योर इमोशनल बॉन्ड बिटवीन द इन्फेंट, बच्चे और केयर गिवर्स के बीच में। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद द स्ट्रक्चरलिस्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। जो स्ट्रक्चरलिस्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है, संरचनावादी स्कूल के साथ में सबसे निकट से जुड़ा हुआ है कौन? टिचनर जुड़े हैं, जेम्स जुड़े हुए हैं, डेकार्टे जुड़े हुए हैं, वॉटसन जुड़े हुए हैं। तो देखो जेम्स जो है वो फंक्शनलिज्म से जुड़े हुए हैं, वॉटसन जो है वो व्यवहारवाद से जुड़े हुए हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, टिचनर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये जो है वो स्ट्रक्चरलिज्म के स्कूल से जुड़े हुए हैं। इतनी चीज आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है, सारी चीजें यहाँ पे बताया हुआ है। डेकार्टे क्या है, एक फिलोसोफर है, ये मैंने बता दिया आपको। विलियम जेम्स जो है वो किससे जुड़े हुए हैं, ये भी मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉटसन एंड स्किनर बोथ कंट्रीब्यूट टू विच स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। जो वॉटसन और स्किनर हैं, जेबी वॉटसन और स्किनर, दोनों किस स्कूल से जुड़े हुए हैं? वॉटसन और स्किनर फंक्शनलिज्म से यानी कि प्रकार्यवाद से, कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानवाद से, सोशल कल्चर यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक से, या बिहेवियरिज्म। तो यहाँ पर जेबी वॉटसन जब नाम आ जाता है तो बिहेवियरिज्म के साथ में जुड़े हुए हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which field of psychology would be most likely to study the influence of overcrowding on conformity। मनोविज्ञान के किस क्षेत्र में अनुरूपता पर भीड़ भाड़ के प्रभाव का अध्ययन करने की सबसे अधिक संभावना होगी? पर्सनैलिटी के, व्यक्तित्व के, कॉग्निटिव यानी कि संज्ञान के, क्लिनिकल यानी कि निदान के, सोशल यानी कि सामाजिक। तो मनोविज्ञान का ऐसा कौन सा स्कोप है, कौन सा एरिया है, कौन सा क्षेत्र है जिसमें हम जो है अनुरूपता और पर भीड़ भाड़ के प्रभाव का अध्ययन करने की सबसे अधिक संभावना होती है? तो वो होगा आपका सोशल यानी कि समाज। जहां पर जितने ज्यादा लोग होंगे वहां पर भीड़ भाड़ के प्रभाव का अध्ययन किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप डिटेल भी देख सकते हो इस क्वेश्चन की, क्या क्या यहाँ पर बताया गया है। The study of how social situations and the presence of others influence individual behavior, कि जो आपकी सामाजिक स्थितियां हैं, situations हैं, and the presence of other influences जो हैं individual behavior के, include the phenomena like उसमें conformity also falls under the dominance of social psychology। जो पर्सनैलिटी साइकोलॉजी है वो फोकस करती है इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ट्रेट्स, जो भी आपके लक्षण हैं, गुण हैं, उनमें जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उनको। कॉग्निटिव साइकोलॉजी में मेंटल प्रोसेसेस जो हैं वो स्टडी होती हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजी में डील किया जाता है डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ जो मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, मानसिक जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनके साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23rd क्वेश्चन, इन एन एक्सपेरिमेंट द ग्रुप विच रिसीव नो ट्रीटमेंट इज कॉल्ड। एक प्रयोग में जिस समूह पर कोई उपचार नहीं मिलता है उसे क्या कहा जाता है?
तो उसको कंट्रोल्ड ग्रुप बोला जाता है। हमारे पास 3 ही ग्रुप होते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंट्रोल्ड ग्रुप पर कोई भी जो है वो एक्सपेरिमेंट नहीं होता है, कोई भी चीज आपको नहीं देखने को मिलती है। द कंट्रोल्ड ग्रुप इज अ ग्रुप दैट डज नॉट रिसीव द एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट और इंटरवेंशन, उसमें कुछ नहीं देखने को मिलता है। दिस ग्रुप सर्व्स एज अ बेस लाइन फॉर कंपैरिजन, ये जो है वो बेस लाइन भी प्रोवाइड करता है कंपैरिजन के लिए। ये क्वेश्चन भी जो है किसी पेपर में पूछा गया था कि ये क्या प्रोवाइड करता है, टू द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप विच डज रिसीव द ट्रीटमेंट टू डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर इफेक्ट को चेक करने के लिए ये रिसीव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 24। When are the two major factors that contribute to individuals' differences? व्यक्तिगत मतभेदों में योगदान देने वाले 2 प्रमुख कारक कौन से हैं? जेनेटिक एंड एनवायरनमेंट है, इंटेलिजेंस एंड एनवायरनमेंट है, एज एंड एनवायरनमेंट है, पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर है। जेनेटिक किससे रिलेटेड होता है? आपका हेरिडिटी से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है जो व्यक्तिगत मतभेद होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस में योगदान देने वाले, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस में योगदान देते हैं हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, यानी कि जेनेटिक एंड एनवायरनमेंट हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर बन सकता है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट बोल दो या जेनेटिक एनवायरनमेंट बोल दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच थ्योरी सजेस्ट दैट individual differences in behavior are the primarily determined by genetic factors? कौन सा सिद्धांत बताता है कि व्यवहार में व्यक्तिगत अंतर मुख्य रूप से आनुवंशिक कारकों द्वारा निर्धारित होते हैं? कॉग्निटिव थ्योरी बताती है, बिहेवियरिस्ट थ्योरी बताती है, साइकोडायनामिक थ्योरी बताती है या हेरिडिटी थ्योरी बताती है कि व्यवहार में व्यक्तिगत अंतर मुख्य रूप से आनुवंशिक कारकों द्वारा आते हैं। ये यहाँ पे कौन सी चीज बताती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो हेरिडिटी थ्योरी है वो बताती है आपकी। ठीक है, क्या बोला है यहाँ पे? किस चीज से रिलेटेड है? आनुवंशिक कारकों द्वारा निर्धारित होता है, तो आनुवंशिक आपके जेनेटिक्स से रिलेटेड और जेनेटिक्स को ही हेरिडिटी हमने अभी पढ़ा, तो इसका हेरिडिटी फैक्टर्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो। While no contemporary theory claims behavior is solely determined by genetics, heredity theory, in its emphasis on the transmission of traits from parents to offspring, जो heredity theory है emphasize करती है कि जो गुण हैं वो पेरेंट्स से बच्चों के अंदर जाते हैं बाय जीन्स के थ्रू। ठीक है, इतनी सी चीज यहाँ पे याद रखिए, बाकी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is an example of inherited traits? कि ऐसा कौन सा जो एग्जाम्पल है जो वंशानुगत विशेषता का एक उदाहरण है। इनहेरिट किए जाते हैं ट्रेट्स, लैंग्वेज इनहेरिट की जाती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग इनहेरिट की जाती है, या जेनेटिक हाइट इनहेरिट की जाती है, या एजुकेशनल लेवल। तो कौन सी चीज जो है इनहेरिट यानी कि अर्जित की जाती है बाद में, तो यहाँ पे कौन सा बन जाएगा हमारा करेक्ट आंसर? वंशानुगत विशेषता का, इनहेरिटेड ट्रेट्स किसका होगा? तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, जो हाइट है वो इनहेरिटेड होती है, जन्मजात होती है, इनहेरिट होती है ना, तो इसको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। क्या कहा है? हाउ डज द एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल डिफरेंसेस? पर्यावरण व्यक्तिगत मतभेदों को कैसे प्रभावित करता है? इट डिटरमाइंस ऑल कंसेप्ट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर, यानी कि जो आपके इंडिविजुअल बिहेवियर है, व्यक्तिगत व्यवहार है, उसके सभी पक्षों को ये निर्धारित करता है। इट हैज नो इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। इट इंटरेक्ट्स विद जेनेटिक फैक्टर्स टू शेप बिहेवियर, बिहेवियर को शेप करने के लिए इंटरेक्ट करता है ये जेनेटिक फैक्टर्स के साथ में। इट अफेक्ट्स ओनली फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स नॉट बिहेवियर ट्रेट्स, इस पर जो अफेक्ट पड़ता है फिजिकल ट्रेट कैरेक्टरिस्टिक्स का पड़ता है, व्यवहारिक ट्रेट्स का नहीं पड़ता है। तो पर्यावरणीय मतभेदों को कैसे प्रभावित करता है ये पूछा गया है यहाँ पर कि पर्यावरण व्यक्तिगत मतभेद जो होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होते हैं, उनको कैसे यहाँ पर जो है वो क्या प्रभावित करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी में क्या बताया था आपको? इट इंटरेक्ट विद जेनेटिक फैक्टर्स के साथ में टू शेप देयर बिहेवियर, ताकि उसके व्यवहार को शेप किया जा सके, सुधारा जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन।
What is the term for the unique pattern of thoughts, feelings and behaviors that make up an individual's personality? किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को बनाने वाले विचारों, भावनाओं और व्यवहारों के अनूठे पैटर्न के लिए कौन सा शब्द यूज किया जाता है? टेम्परामेंट, इंटेलिजेंस, एटीट्यूड या ट्रेट? तो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को बनाने वाले जो हमारे विचार होते हैं, थॉट हैं, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं और व्यवहार के अनूठे पैटर्न को हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जिसको क्या बोलेंगे? टेम्परामेंट बोलेंगे। कि किसी के व्यवहार को बना रहे हैं हम, कि उसके पैटर्न को बोला जाता है टेम्परामेंट। तो इसकी थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं, क्या कहा गया है यहाँ पे टेम्परामेंट से आगे। द करेक्ट आंसर हो जाएगा टेम्परामेंट। वाइल पर्सनैलिटी क्या है? ब्रॉडर टर्म है, बहुत बड़ी। फॉर द यूनिक पैटर्न, इसका यूनिक पैटर्न होता है। टेम्परामेंट रेफर्स टू द कॉन्स्टिट्यूशनली बेस्ड इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन इमोशनैलिटी, मोटर एक्टिविटी एंड अटेंशन दैट अपीयर अर्ली इन लाइफ, जो कि शुरुआत में देखने को मिलती हैं, एंड आर कंसिडर्ड द फाउंडेशन फॉर द पर्सनैलिटी, को फाउंडेशन प्रोवाइड करता है आपका टेम्परामेंट। इंटेलिजेंस कैसी है? एक कॉग्निटिव एबिलिटी है। एटीट्यूड जो है इज लर्नड प्रीडिस्पोजिशन टुवर्ड समथिंग, किसी चीज के बोलते हैं ना, तुमने क्या नजरिया हासिल किया, एटीट्यूड। एंड द ट्रेट इज अ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, जो ट्रेट है वो एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट है आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। क्या कहा गया है? विच फैक्टर रेफर्स टू एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू एक्वायर एंड अप्लाई नॉलेज? कौन सा कारक किसी व्यक्ति की ज्ञान प्राप्त करने और लागू करने की क्षमता को संदर्भित करता है? कौन सा ऐसा फैक्टर है जो किसी भी व्यक्ति के ज्ञान प्राप्त करने की, वो ज्ञान प्राप्त कर रहा है और उसको लागू करने की क्षमता को संदर्भित करता है कि उसको लागू भी करना है? पर्सनैलिटी है, इंटेलिजेंस है, एटीट्यूड है, मोटिवेशन है। अभी हमने इस चीज के बारे में जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ा, उसको क्या कहेंगे? इंटेलिजेंस। ठीक है, तो इंटेलिजेंस इज डिफाइंड एज एन इंडिविजुअल्स कैपेसिटी। जो इंटेलिजेंस है वो किसी इंडिविजुअल की कैपेसिटी को दर्शा रहा है टू एक्वायर एंड अप्लाई नॉलेज, ताकि ज्ञान को अप्लाई किया जा सके, अर्जित किया जा सके। टू रीजन, प्लान, सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड अडॉप्ट टू न्यू सिचुएशन, कि तर्क दिया जा सके, प्लान किया जा सके, प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके और नई सिचुएशन में को अडॉप्ट किया जा सके, उसको ढाला जा सके उसके अकॉर्डिंग। पर्सनैलिटी रेफर करती है कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न ऑफ थिंकिंग को, कि वो कैसे सोच रहा है, कैसे चिंतन कर रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है। एटीट्यूड क्या है? एटीट्यूड एक बिलीफ है और फीलिंग है किसी चीज के बारे में, किसी चीज के बारे में हमारा नजरिया। और मोटिवेशन क्या है? ड्राइव है किसी व्यवहार के पीछे का। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे। क्या कहा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग is the measure of intelligence often used in psychological assessment? निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का माप अक्सर मनोवैज्ञानिक आकलन में उपयोग किया जाता है? EQ यानी कि इमोशनल क्वोशिएंट, IQ यानी कि इंटेलिजेंट क्वोशिएंट, SQ यानी कि सोशल क्वोशिएंट और PQ यानी कि फिजिकल क्वोशिएंट। तो बुद्धि के माप के लिए हमने क्या यूज किया था? IQ यानी कि इंटेलिजेंट क्वोशिएंट हमने यूज किया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ये चीजें आप लोगों ने यहाँ पे याद रखनी है, जो चीजें आपको यहाँ पर बताई। ठीक है, EQ भी था यहाँ पे इमोशनल क्वोशिएंट और SQ सोशल क्वोशिएंट एंड रिलेट टू द अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन फंक्शनिंग से रिलेटेड आते हैं ये सारी चीजें, जो बाकी ऑप्शंस है आपके पास। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के जो नेक्स्ट 30 क्वेश्चन हमने आज की क्लास में डिस्कस किए। तो दोस्तों मैं आप लोगों को अगेन बताना चाहूंगी कि कोई भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है, अगर वो हमारे साथ में कोर्सेज के अंदर में जुड़ना चाहता है, तो आप जो है इस नंबर पर 7018186561 इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप पर मैसेज भी डाल सकते हो। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को जो है एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के थ्रू आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से भी आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ रिकॉर्डेड कोर्स भी लेना चाहते हैं तो आप रिकॉर्डेड कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर जो है वो लाइव क्लासेस मिलने वाली है इस कोर्स के अंदर, और
उसके अलावा अगर आप लाइव क्लासेस अटेंड नहीं कर पाते हैं किसी सब्जेक्ट की, तो आप उनको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हैं। आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट भी दिए जाएंगे और 24/7 जो है आप लोगों को यहाँ पे गाइडेंस भी प्रोवाइड कराई जाती है। कंप्लीट कोर्स की फीस के बारे में अगर हम बात करें तो कंप्लीट कोर्स की फीस आप लोगों के पास 3000 रुपीज रहेगी। वन टाइम फीस है, आपको एडमिशन के टाइम पे ही ये पे करनी है। जब तक कि आप लोगों का पेपर नहीं हो जाता है तब तक ये फीस रहती है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। इसी तरीके से मिलेंगे हम नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस के साथ में। थैंक यू।